अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो सोलमेट नावल के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट जो है वो सेपरेट से बना दूंगी, आप लोगों को सभी एपिसोड वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब जो है वो नेक्स्ट हम कौन सा नावल मैं स्टार्ट करूँ इसका भी मुझे बता दीजिएगा। काफ़ी टाइम से नावल नहीं थे आ रहे क्योंकि थोड़ा सा इशू था। अब इंशाल्लाह कंप्लीट डेली नावल आया करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, वैसे जिनके पहले पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनके भी मैं नावल रीड कर दूँगी। तो चलिए फिर अब नावल की तरफ आ जाते हैं। अब्रिश ऑफिस आते ही सीधा ताबिश के कमरे में गई। इसने आज से छुट्टियां मांगी थी क्योंकि आज से ही तो वो अपनी सहेली की शादी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने वाली थी। कमरे में आते ही इसने सबसे पहले ताबिश के टेबल पर अपनी दरख्वास्त रखी, जिसे पढ़ते हुए वो मुस्कुराया था। तो मिस अब्रिश, आपकी सहेली की शादी है जिसके लिए आपको छुट्टियां दरकार हैं, वो मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोला, जबकि इसकी इस बात पर इसकी अपनी भी हंसी निकल गई। जी सर, मेरी सहेली की शादी है मेरे बॉस के साथ और मुझे इसलिए छुट्टियों की ज़रूरत है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर मैं आपको छुट्टियां ना दूं तो? ताबिश सीरियस अंदाज में बोला। तो सर, मैं अपनी सहेली को यहाँ बुलाऊंगी और मेरे ख्याल में इस ऑफिस में आपसे ज़्यादा मेरी सहेली की ही चलती है। वो इसे एक हफ्ते की पहले की बात याद करवा रही थी जब अचानक ही दनक इसे लेने के लिए इसकी ऑफिस आ पहुंची और ताबिश की इजाज़त लिए वो इसको लिए बगैर ही वो इसका हाथ थाम कर ले गई। इसकी इस बात पर वो खुलकर हंसा। अगर तुम इसे बुलवाओ तो हो सकता है मैं छुट्टियां दे दूं। ताबिश ने मुस्कुराते हुए अपने मतलब की बात की। सॉरी, लेकिन इसका घर से निकलना बंद हो गया है। ऐसा मुमकिन नहीं। अब आप अपने सारे अरमान शादी के बाद ही निकालिएगा, क्योंकि मैं अगर जितना भी चाह लूँ कुछ भी कर लूँ, लेकिन मामी इसे कभी भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगी, अब्रिश ने बताया। 1% चांस नहीं है, वो अपनी मुस्कुराहट बुलाकर सीरियस अंदाज में बोला। सर, कुछ दिन की ही तो बात है, फिर वो हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगी, क्योंकि बेकार में आप मुझे मामी से जूते पड़वाना चाहते हैं, अब्रिश ने मुंह बनाकर कहा। कैसी साली हो तुम, थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती मेरी? वो उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए बोला। अभी तो नहीं कर सकती, लेकिन रात मेहंदी में कुछ कर सकती हूँ। इसने इसे थोड़ी सी उम्मीद का दिया। थैंक यू सो मच अब्रिश, तुम दुनिया की बेस्ट साली हो। अपना मतलब पूरा होते ही वो खुशी से बोला। काम के मामले में वो काफ़ी सख्त था, लेकिन धनक के मामले में बिल्कुल नरम मिजाज, सॉफ्ट सा। धनक का नाम लेते हुए ही अब्रिश ने कभी इसके लहजे में गुस्सा महसूस नहीं किया। मेरी छुट्टियां कन्फर्म, वो एप्लीकेशन की तरफ इशारा करते हुए बोली, जिस पर इसने फ़ौरन साइन कर दिए। हाँ हाँ, तुम जाओ अपनी सहेली की शादी इंजॉय करो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, मुस्कुराते हुए कहते ही इसी बीच कर वापस कुर्सी से टेक लगाकर बैठकर दनक को सोचने लगा। वो अक्सर दनक से अपनी मोहब्बत की इंतहा को सोचता। वो कोई बहुत ज़्यादा हसीन लड़की हरगिज़ ही ना थी, और ना ही पर्देदार या हमेशा सच बोलने वाली लड़की। वो तो एक आम सी लड़की थी जिससे वो मोहब्बत कर बैठा। मोहब्बत खूबसूरती और खूबसूरती सीरती की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। ये एक एहसास है जिसे महसूस करते ही महबूब अनमोल और ख़ास लगने लगता है, जिसके बाद ना तो महबूब की बुराई नज़र आती है और ना ही इसे कुछ ऐसा कहने का दिल करता है जिससे इसके लबों की मुस्कुराहट छीन जाए। और ताबिश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो तो खुद हैरान था कि एक आम सी लड़की से वो इस हद तक मोहब्बत कैसे कर बैठा। क्या मोहब्बत इतनी ही खूबसूरत है जिसे पाने के बाद ज़िंदगी में किसी और चीज़ को पाने की ख्वाहिश ही नहीं रहती? उफ दनक, तो मुझे पागल कर दूंगी, वो इसे सोचते हुए अपना दिल थाम कर मुस्कुराया। रेहान सुबह का गया था, अब तक घर वापस नहीं आया। सोबिया और जायमा के बार बार पूछने पर आखिर इसने मजबूरी में इसे कॉल की। पहले 2-3 बार इसने फ़ोन उठाया ही नहीं, और फिर जब फ़ोन उठाया तो इतने गुस्से से बोला कि हाया इन दोनों के सामने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभाल पाई। वो इन दोनों पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत हसीन जाहिर कर रहे थे। अब अगर वो इसके सामने शादी की पहली सुबह इस तरह से डांट दिया था तो वो लोग परेशान हो जाते। और सोबिया की तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी, लेकिन रेहाना का गुस्सा वो बर्दाश्त करते हुए वो इसे बताने लगी कि कल इन दोनों का वलीमा है और इस तरह बिना किसी को कुछ बताए कहाँ गायब है। हाया ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए फ़ोन पर जायमा के अल्फाज दोहराए। कल हम दोनों का वलीमा है और आज आप गायब।
सब परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ जल्दी घर आएँ। मेरे दोस्त की मेहंदी और मैं वहाँ पर बिज़ी हूँ। आज रात को इधर ही रहूँगा और शाम को तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। बिल्कुल तैयार मिलो मुझे, रेहान ने ऑर्डर दिया। लेकिन मैं कैसे? हाया ने कुछ कहना चाहा। कुछ भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं, और मामा और छोटी मामा के सामने तो हरगिज़ ही नहीं। बस तुम मुझे तैयार मिलो, मेरे पास टाइम नहीं, शाम 6 बजे आऊँगा और तुम बिल्कुल तैयार मिलना। जी मैं तैयार हो जाऊँगी, वो संभल कर बोलते हुए फ़ोन रख चुकी थी। इन्होंने कहा है कि वो अपने दोस्त की मेहंदी पे मसरूफ़ हैं, बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें। और मुझे कह रहे हैं शाम 6 बजे तैयार हो जाना, वो मुझे लेने आएंगे। हाया इनके पास बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ तुम तैयार हो जाओ, आज ताबिश की मेहंदी है और कल रेहान का वलीमा, दोनों दोस्तों की शादी इकट्ठी है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी चलती, सोबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि जायमा ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करती। हाया इन दोनों की बातों में मसरूफ़ देखकर कमरे में आकर शाम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। आज इसने अपने आप को रेहान की पसंद से सजाना था, किसी भी तरह इसके टूटे हुए दिल को वापस इसी मुकाम पर लेकर जाना था। मोहब्बत के आगे तो बड़े बड़े शहनशाह और बादशाह सर झुकाएंगे, तो वो क्या चीज़ थी। हाया ने एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की साड़ी सेलेक्ट की, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कीमती थी, और बहुत ख़ास बात रेहान की पसंद की थी। ताबिश वीडियो कॉल पर इससे बात कर रहा था जब वो पीले जोड़े में इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। आज तक इसने कभी इसे इस तरह तैयार होते हुए नहीं देखा। आज पूरी तरह से सिर्फ इसी के लिए तैयार थी। इसे इसी के नाम पर सजाया गया। ताबिश इसका हुस्न देखकर इसकी मासूमियत पर खो सा गया। निकाह वाले दिन इसे बहुत सादगी से तैयार किया गया, लेकिन आज पीले रंग के जोड़े में फूलों का जेवर पहने वो इसे आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो मेरे दिल की शहजादी जैसी। आज ऐसा करना तो मामी से अपनी नज़र उतरवा लेना, ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इसकी बातें और इसकी नज़रें दनक को नर्वस कर रही थी। ताबिश कब से बोले जा रहा था और दनक एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं पैदा कर रही थी, और फिर ताबिश ने इसकी कैफियत समझते हुए फ़ोन बंद कर दिया। जिसके बाद दनक अगले ही लम्हा न सिर्फ फ़ोन बंद कर चुकी, जबकि गहरी सांस लेते हुए अपने आप को आईने में देख रही थी। क्या वो सच में शहज़ादी जैसी थी? इसने हर तरह से अपने आप को देखा। ताबिश ने इसकी कितनी तारीफ़ की, और इसकी तारीफ़ को सोचते हुए वो अपने आप को बहुत खूबसूरत तस्वुर कर रही थी। इससे पहले कि वो इसकी बातों को मज़ीद याद करती, इसकी मोहब्बत के जहां में खो जाती, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब्रिश कब से बाहर इंतज़ार कर रही थी कि कब इसकी कॉल ख़त्म हो और वो कब अंदर आए, जबकि दनक ने तो एक अच्छी और फरमाबरदार बेटी की तरह कहा था कि यह सब कुछ गलत है, हमें रस्म के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब्रिश ने इसकी अक्ल पर मातम करते हुए इसे समझाया कि ये गोल्डन पीरियड्स हैं, इसे मिस नहीं करना चाहिए। यही तो मौका है, कुछ अरसे बाद तुम पछताओगे कि तुमने ये टाइम इंजॉय क्यों नहीं किया। दनक की बच्ची इतना वक्त लगा दिया, ऐसी भी कौन सी बात थी तुम दोनों में जो ख़त्म हो ही नहीं रही थी। मैं भी तो सुनो, इतनी लंबी लंबी कौन सी बातें थी। वो तारीफ़ कर रहे थे मेरी कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। बहुत सारी बातें इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी शेयर नहीं की, क्योंकि ताबिश ने कहा था कि वो जो दोनों क्या बात करते हैं ये तुम्हें किसी को नहीं बताना। ये हस्बैंड वाइफ का सीक्रेट है, और अभी इतनी बेवकूफ़ तो वो भी नहीं थी कि ये सब कुछ बता देती। अब वो इतनी छोटी बच्ची नहीं थी। मामी रोज़ शाम को इसे 2 या 3 घंटे की क्लास देती, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी बात 4 लोगों के सामने रखनी है और कौन सी बंद कमरे में। वो इन सब बातों का मतलब समझ सकती थी। वो कोई नादान ना समझ तो हरगिज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इनकी परेशानी समझती थी। वो जानती थी जिस तरह से वो लाड प्यार से इन लोगों ने पाला है, वो एक बच्चा ही तस्वुर करती हैं। अच्छा, सिर्फ तारीफ़ ही कर रहे थे, कोई आई लव यू वगैरह? अब्रिश ने शरारत से छेड़ते हुए कहा। तुमसे मतलब? वो घूरते हुए बोली, जिस पर अब्रिश कहका लगा कर हंसी। मतलब अब हम सब से भी सीक्रेट सही। डार्लिंग, अब तो तुम मेरी मियाँ की ही होकर रह गई हो। अब तो तुम सिर्फ अपने मियाँ की ही होकर रह गई हो, मुझे क्या बताओगी? अब्रिश ने शरारत से कहा। अच्छी लग रही हूँ, ताबिश बता चुके हैं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो इसे अपने दुपट्टे के साथ उलझते देखकर वो बोली। अच्छा ठीक है बाबा, वो तो ठीक है, लेकिन अपना दुपट्टा तो ठीक करने दो। चलो ना यार, हाँ बाहर देखो ढोलकी बज रही है, कितना मज़ा आएगा।
हाँ तो पता है, मुझे इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपनी शादी में मज़े ले लूँ। जल्दी ही तुम्हारी शादी के मज़े लूँगी। रेहान ने काम से रेहान ने काम से फ्री कर हाया से कहा था तैयार हो जाए, कुछ देर में तुम्हें लेने आऊँगा। मेरे दोस्त की मेहंदी की रस्म है, मैं जब वापस आऊँ तो मुझे एकदम रेडी मिलो। इसका लहजा इतना सख्त था कि हाया को अपनी हिम्मत टूटती हुई महसूस हुई। इसने 1 घंटे का वक्त दिया और अब पूरे 1 घंटे के बाद वो घर के बाहर हॉर्न बजा रहा था। मसलसल बजते हॉर्न का मतलब तो वो बाहर इसका इंतज़ार कर रहा था। यकीनन वो काफ़ी गुस्से में था। हाया ने साड़ी का इंतखाब किया और रेहान को ये साड़ी हद से ज़्यादा पसंद थी। कुछ दिन पहले ही वो ये साड़ी अपनी मर्ज़ी से इसके लिए लाया, लेकिन इस दिन ना तो वो इसकी मोहब्बत को महसूस कर सकती थी और ना ही इसकी साड़ी की अहमियत। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज ये साड़ी भी इसके लिए कीमती थी और ये रेहान की मोहब्बत भी। इन सब दोस्तों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने और इनके सारे कपड़े ताबिश ने खुद तैयार करवाए, जो कि वहीं ताबिश के घर पर थे। हाया बाहर आई, वो गाड़ी के सामने खड़ा था और मामा और बड़ी मामा ने इसकी बहुत तारीफ की। रेहान के साथ पहली बार वो बाहर जा रही थी और वाकई आसमान से निकली हुई वो कोई हूर लग रही थी। अब क्या वहीं जम गई हो, गुस्से से दरवाजे पर खड़े देखकर बोला, जब इसकी मामा और बड़ी मामा इसे प्यार करके वापस अंदर चली गई। हाया तो फौरन अपनी नज़रों का जाविया बदलते हुए गाड़ी की दूसरी तरफ आई, न तो इसकी तरफ देखा और ना ही किसी किस्म का रिएक्शन दिया और गाड़ी स्टार्ट करके ले गया। रेहान के चेहरे की सख्ती हाया को बहुत हिम्मत छोड़ने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अभी इसको ये वक्त हिम्मत छोड़ने का नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत को जीतने का था। लेकिन यहाँ पर तो जैसे बहरा बना गाड़ी चला रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे रेहान बिल्कुल तन्हा है। इसके होने या ना होने से इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत कोशिश के बावजूद इसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब ना हो सकी। सफ़र खामोशी से गुजरा और रेहान ने इसकी बात की और ना ही इसे मुखातिब किया। इसके ऐसा करने से हाया को खुशफहमी ने आ घेरा जब रेहान ने इसका बाजू पकड़ा। अंदर मेरे दोस्त हैं और सबको यही लगना चाहिए हम एक द हैप्पी एंड न्यू कपल हैं। हमारे बीच में जो भी चल रहा है किसी पर जाहिर करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब जबकि तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें यहाँ मिसेस रेहान बनकर ही चलना होगा। यकीनन ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यकीन करो तुमसे ज़्यादा ये सारा ड्रामा करके मुझे तकलीफ़ होगी। जबकि हाया तो इसकी बातों पर ही अटकी कि इसे मुतारिफ़ करवाते हुए, इसे अपने बीवी के तौर पर सबसे मिलवाते हुए रेहान को तकलीफ़ होगी। इसका वजूद जैसे किसी पत्थर की चट्टान में दुलता हुआ इसे महसूस हो रहा था, जबकि रेहान हर थोड़ी देर में इसे सख्त नज़रों से घूर रहा था कि मैंने क्या समझाया था यहाँ आने से पहले। रस्म ख़त्म हो चुकी थी, मेहमान लोग तकरीबन जा चुके थे। इसे कमरे में आकर बिठाया गया। वो भी अकेली बैठी आईने में देख रही थी जब इसे अपने पीछे से महसूस हुआ कि कमरे में कोई और मौजूद है। इसने पलट कर देखा तो वो दरवाजे को लॉक कर रहा था। हाय अल्लाह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो खुशी से चहकती हुई इसके पास आई। आज सुबह से ही वो इसकी इतनी तारीफ़ कर चुका था कि वो इसे लेकर बहुत खुश थी। अभी बाहर आप मुझे लाइव देख तो रहे थे, वो बाहर इसकी नज़रों की चोरी पकड़ते हुए बोली। जब उसने कहा कि मैं अपनी दुल्हन को देखने आया हूँ, वीडियो कॉल पर वो मज़ा नहीं जो लाइव देखने में है। इतने सारे लोगों में तुम्हारा ठीक से दीदार नहीं हुआ और वैसे भी ठीक से नहीं देख रहा था यार। इतने करीब से देखना तो क्या इतने मज़ा नहीं है। वो इसकी कमर पे हाथ डालते हुए उससे अपने बिल्कुल करीब कर चुका था। आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसकी हरकत पर वो बुखला गई। अपनी बीवी को बिल्कुल करीब से देख रहा हूँ, वो अपनी 2 उंगलियों के परों से इसकी थोड़ी को पकड़कर ऊपर करते हुए बोला। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो ऐसा कहना चाहती थी, लेकिन इसे अपने करीब देखकर बोलने लगी। क्यों नहीं आना चाहिए? मुझे मेरी बीवी को देखने का पूरा हक है। इसके शर्माने पर वो मुस्कुराया। कोई आ जाएगा। अपनी कमर पर इसकी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत होते देखकर वो परेशानी से बोली। मुट्ठियों में पसीना आने लगा और पहली बार इसके इतने करीब था। कल तो वो हमेशा के लिए इसकी होने वाली थी। ऐसे में ताबिश अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा था? दिलो दिमाग पूरी तरह से उसके हुस्न में लिपटा हुआ था। आज वो प्यारी ही इतनी लग रही थी और ताबिश को अपना कंट्रोल खो बैठा और अब्रिश की मिन्नतें कर कर के यहाँ पर आ गया। और इस वक्त सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। घर के सारे अफराद इन लोगों को अलविदा कर रहे थे और सब इसकी रस्म के लिए जाने वाले थे और सबसे छुपकर इसे यहाँ आना किसी की नज़रों में नहीं था।
जबकि इसका डर वो समझ सकता था वो किसी के आ जाने के खौफ से नहीं, बल्कि इसके मज़ीद करीब आने से खौफज़दा थी। रस्म ख़त्म हो चुकी थी, अब वो अपने घर की तरफ चेंज करने जा रही थी। आज रात दनक के घर में रुकने वाली थी। अभी दनक से कमरे से निकली जब दरक ने इसे ऊपर छत की तरफ आने का कहा। दरक इसे क्यों बुला रहा है, इसे कुछ समझ ही नहीं आई। लेकिन दरक के लिए इसके दिल में पैदा हुई जज्बात को लेकर वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। कुछ तो था जो दरक को लेकर महसूस करने लगी। शायद वो इसके बाबा और इसकी माँ के साथ इतनी अच्छे से बात करता था, इसलिए वो इसे अच्छा लगता था, जिसे वो कोई नाम देना नहीं चाहती थी। वो कभी अपने बाबा का यकीन तोड़ना नहीं चाहती थी। दरक के इशारे करने पर वो छत पर तो आ गई, लेकिन अजीब भी लग रहा था इस तरह तन्हाई में किसी गैर से मिलना। इसे यकीन था दरक में कोई बुराई नहीं। अगर इसमें कुछ बुरा होता तो वो क्या इस तरह इसे महफूज हॉस्पिटल लेकर जाता या रानिया के घर से अकेली वापस आती। इसे दरक में कभी कोई बुराई नज़र नहीं आई। शायद यही वजह थी कि वो इस वक्त अकेली इससे छत पर मिलने आई। रस्म करने के बाद सब लोग ताबिश के घर पर जा रहे थे। तकरीबन पूरा मोहल्ला ही शामिल था। सब लोग दनक को सोचते हुए दुआएं दे रहे थे जो इतनी बड़ी हवेली में जा रही थी। अजीम साहब ने दोनों को दवाएं देते हुए अब्रिश के लिए भी सच्चे दिल से दुआ की। अजीम साहब की तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो यासर साहब के बहुत असरार करने पर इनके साथ तो आ गए, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल अकेले और तन्हा बैठे थे। इनकी तबीयत ख़राब थी, सर भी घूम रहा था। वो पानी पीने की नीयत से उठे कि सर घूम गया और पैर लड़खड़ा गया। अगर पास खड़ा नौजवान सही वक्त पर ना थामता तो यकीनन गिर जाते। आप ठीक तो हैं अंकल, कासिम ने सहारा देते हुए कुर्सी पर बैठाया। बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, सर भी चकरा रहा है, मैं ज़रा पानी पीने जा रहा हूँ। इन्होंने पानी की तरफ इशारा किया तो कासिम फ़ौरन इनके लिए पानी लेकर आया। अंकल अब किसके साथ हैं बताएं मुझे, मैं आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। हाँ बेटा मुझे बस ऐसा ही लग रहा है, मैं यासिर का दोस्त हूँ, इसके मोहल्ले से आया हूँ। मेरे ख्याल में मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन अंकल आप इस हालत में अकेले कैसे जाएंगे? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, बल्कि पहले मैं यासिर अंकल को बता देता हूँ। वो इनकी बगैर सुने यासिर को बताने चला गया। अजीम साहब को ये नौजवान बहुत अच्छा लगा, बिना किसी मतलब के इनकी मदद कर रहा था। लेकिन कासिम इनको बिना कुछ बोलने का मौका दिए सिर्फ घर छोड़ बल्कि इनकी वाइफ से मिलते हुए ख्याल रखने का भी कहा। जबकि यासिर ने ज़बरदस्ती इसे चाय पर रोक लिया। चाय की ज़रूरत वो खुद भी महसूस कर रहा था। वो तकल्लुफ़ रखने और लेने वालों में से हरगिज़ ना था, इसलिए फ़ौरन हाँ कर दी। बेटा आपके घर में कौन कौन है? नजमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे घर में मेरी एक प्यारी सी बीवी है और सिर्फ चंद दिन का एक बेटा, कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा। माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत बहुत मुबारक हो, यासर ने खुश दिली से कहा। थैंक यू सो मच, आमीन। कासिम चाय ख़त्म करते हुए उठा। बेटा किसी दिन आना अपनी बीवी और बच्चों को लेकर। जी ज़रूर, इंशाल्लाह किसी दिन आएंगे। फ़िलहाल तो मुझे वापस ताबिश के पास जाना है, वो मुझे ढूंढ रहा होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। अब देखना बिना किसी मतलब के इसने कैसे मेरी हुए दिल के साथ छत पर गई, जहाँ वो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देखते ही मुस्कुराकर इसके पास आ गया। पहले काफ़ी देर सिर्फ देखता रहा। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अबरीश, लेकिन सच कहूँ तो इतनी हिम्मत ही नहीं। फिर इन सब के लिए मैंने एक दिन मुकर्रर किया। आखिर कभी ना कभी तो अपने दिल की बात तुम्हारे सामने खोलनी ही थी। वो मुस्कुराते हुए से देखकर बोला, जबकि अबरीश इसका बदला हुआ अंदाज और लहजा देखकर परेशान हो चुकी थी। तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ अबरीश, मेरे बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, हर तरह का रिलेशनशिप रहा, लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया। पूरा का पूरा दरक खान बदल गया। वो मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन यही सच है अबरीश, मैं कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं रहा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आकर जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा कि मेरी सारी ज़िंदगी ही बदल गई। जब भी कुछ हराम करने जा रहा होता हूँ या किसी हराम चीज़ को छूने के बारे में सोचता हूँ तो तुम किसी फरिश्ते की तरह मेरे ख्यालों में आकर मुझे इस हराम काम करने से रोक लेती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे मिलने के बाद मैं एक नेक इंसान बन चुका हूँ। मैं वैसा हूँ, एक गुनाहगार दुनिया और आखिरत में दुनिया को छूने वाला, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ। अबरीश यकीन करो, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में अपनी पुरानी रूटीन छोड़कर एक नई ज़िंदगी में कदम रखना चाहता हूँ। तुम मेरे इस कदम में मेरा साथ दो।
मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सफ़र में तुम मेरी हमसफ़र बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। लेकिन यकीन करो अब्रीश, आज तक तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में कभी कोई गलत बात नहीं आई, एक भी कोई गलत सोच नहीं। तुम्हें देखते ही मैंने तुमसे शादी का इरादा किया। मैं जानता था कि मैं एक अच्छा इंसान हरगिज़ नहीं, तुम शायद एक अच्छे इंसान के ख्वाब देखती हो, तो मैं फेक इंसान को चुनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज रात कनाडा जा रहा हूँ। मेरी वापसी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद होगी। अब्रिश, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से दो। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, कुछ उम्मीद देकर जाना चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे एक नई ज़िंदगी देना चाहती हो। वो अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी इसके सामने करता ज़मीन पर बैठा। अब्रिश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हाँ करे या ना। वो शख्स इसकी दुनिया में दस्तक देने वाला पहला इंसान था और वो इसे इनकार करके इसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन इसे यकीन था कि वो इन्हें मना लेगी। वो दरक से बहुत प्यार करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि अब्बू ने इसके लिए दरक को ही सोचा हो। इसके पास क्या था क्या नहीं, इससे अब्रिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हाल में जीने वाली लड़की थी। दरक ज़मीन पर बैठते ही इसके चेहरे के तासरात देखते इसके अंदर का हाल जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। दरक ने खुद ही इसका हाथ थामकर अपनी अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई। मैं 2 हफ्तों के बाद ताबिश और इसके वालिदैन को तुम्हारे रिश्ते के लिए लाऊंगा, क्योंकि मेरे वालिदैन अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं। मेरे माँ बाप की तलाक के बाद अलग अलग शादी कर चुके हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं और ना ही मेरी ज़िंदगी में इन लोगों की। तुम तैयार रहना, फ़िलहाल किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सब ठीक कर दूँगा। लेकिन जब मैं आऊँ तो तुम मुझे मेरे साथ खड़ी मिलो। वो मोहब्बत से इसके हाथ पर बोसा देता आहिस्ता से मंजिर से हट गया। अब्रिश कितनी देर अकेली छत पर खड़ी अपना हाथ देखती रही। क्या इसने अंगूठी लेकर अच्छा किया? बहुत सारे सवाल इसके जहन में आ रहे थे, लेकिन अंगूठी को देखते ही शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। अब मज़ीद कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। क्या इन्होंने तुम्हें अंगूठी पहनाई? क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा इन्होंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया। दन्ना की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इसके हाथों में अंगूठी देखते ही कुछ समझ ही नहीं पाई। अगर दुल्हन ना बनी होती तो यकीनन बंगड़ा डालना शुरू करती। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं किसके लिए इतनी अहम हूँ। लेकिन इन्होंने मुझे आई लव यू नहीं बोला। अचानक अब्रिश को याद आया, अब भी आई लव यू बोलने की गुंजाइश रहती है क्या? वो तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए अंगूठी पहनाई। दनक ने फ़ौरन इसकी बात की नफ़ी की तो वो फिर मुस्कुराई। वो कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँ तब ताबिश सर और इसकी फ़ैमिली को लाएंगे रिश्ते के लिए। हाँ, ताबिश ने मुझे बताया था कि इनके वालिदैन की तलाक हो चुकी है और वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, इसलिए अब बाई को भी अपनी लाइफ में मसरूफ़ रहते हैं। हाँ, ताबिश ने मुझे बताया था कि इनके वालिदैन की तलाक हो चुकी है और वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, इसलिए अब बाई को भी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाना चाहिए। दनक इसे खुशी से कहते हुए इसे गले में बाजू डाले अब्रिश भी मुस्कुरा दी। पूरी महफिल में ना तो इसने हाया के चेहरे की तरफ देखा और ना ही इनके पास आया। वो तो ताबिश के साथ ही था और रेहान ने इसे इतनी अहमियत ही नहीं दी। अब बस इसे ज़हरा बेगम के साथ छोड़ दिया। आंटी ज़हरा ने इसका बहुत साथ दिया, हर जगह साथ साथ रखा और सबको अच्छे से मिलवाया, जबकि हाया का सारा ध्यान रेहान पर ही था। रेहान, भाभी कब से अकेली खड़ी है, तू यहाँ है, जा इसके पास। ज़हरा बेगम को काम में मसरूफ़ देखकर रेहान ने कहा, यार मुझे बहुत काम है, फजूल में अकेली खड़ी है, कम लोग हैं क्या? वो ये यहाँ किसी को जानती नहीं तो यकीनन किसी से बात कर रही होती। तुम भी बेवकूफ़ हो, ऐसी हरकतें कर रही हो, ये सारे काम होते रहेंगे, तुम जाओ भाभी के पास। ये क्या तरीका है हाया, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? रेहान, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, वो बेबसी से बोली, जबकि इसके लहजे की परवाह किए बगैर वो इसका हाथ थामकर कुछ औरतों में ले गया जो सब तकरीबन रेहान को जानती थी। और जब रेहान ने कहा कि हाया इसकी बीवी है, सभी मुस्कुराकर ना सिर्फ देखने लगी बल्कि आगे पीछे की बातें करने लगी। तारुफ करवाना पड़ता है मिसिस, एक साइड पर खड़े हो जाने से कोई तुमसे आकर ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो। इसके कान में कहता वो वहाँ से चला गया और औरतों के साथ वो वाकई ही मसरूफ़ हो चुकी थी।
सुबह उठते ही वलीमे की तकरीब शुरू हो गई। रेहान और हाया को आज रात ही यहाँ से निकलना था, इसलिए वलीमा सुबह के वक्त था। कल रात रेहान स्पेशल यासर और ज़ैनब का अपने वलीमे की दावत देकर आया और इसके असरार करने पर वो लोग भी आ गए। जबकि ताबिश की नज़र तो दनक से हट ही नहीं रही थी, जो ब्लैक कलर की साड़ी में इतनी हसीन लग रही थी। इसे कभी यकीन आता कि वो साड़ी जैसा लिबास संभाल पाएगी, लेकिन वो इसको इतने खूबसूरती से कैरी कर रही थी कि ताबिश का ध्यान हर तरफ से हटकर इसकी तरफ जा रहा था। दरक जा चुका था। अब्रिश की नज़रें इसे तलाश करने की कोशिश कर रही थी। जब ताबिश ने इसके कान में हल्के से आकर कहा वो जा चुका है, 2 हफ्ते के बाद हम सब तुम्हारे घर आएंगे, वो शरारती अंदाज में बोला, जबकि इसके इस कहने पर अब्रिश नज़रें झुका गई। अपनी सहेली को कहना कि बहुत प्यारी लग रही हो, कल आ रही है, हमेशा के लिए आपके पास, खुद ही कह लीजिएगा। क्या कह रहे हैं जनाब? दनक ने इसके कान में पूछा तो वो भी खिलकर हंसी। कह रहे थे बिल्कुल चुलेर लग रही हो, अब्रिश मुस्कुराते हुए बोली। हाँ तो खुद तो जैसे बहुत हैंडसम लग रहे हैं। इसने किसी की परवाह किए बगैर उसके पास गई। मैं तुम्हें चुड़ैल लग रही हूँ तो आप जिन लग रहे हैं, वो भी ज़कूटा जी। वो गुस्से से कहती पैर चटकती वापस अपनी जगह आ गई, जबकि ताबिश को समझ ही नहीं आया कि वो इसे जिन क्यों कह कर गई और ख़ुद को चुड़ैल क्यों कह रही थी। जबकि यही कारनामा जब इसने अब्रिश को बताया, इसकी हंसी इसका फुवारा छूटते ही ताबिश को समझ आ गई। ये इसकी साली का ही कारनामा था, जिस पर वो खुद भी हंस रही थी और दनक को भी गुस्सा दिला रही थी। सब लोग बुरी तरह से थक चुके थे। एक साथ 2 शादियाँ अटेंड करना भी आसान काम नहीं, लेकिन ताबिश और रेहान ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। कासिम ने भी खूब साथ दिया। मामू क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? अगर समझते हैं तो ये सब क्या है? मैं ये सब कुछ लेकर नहीं जाना चाहता। अगर आप अपनी दनक को कुछ देना ही चाहते हैं तो वो दे जो हमारे रसूल ने अपनी बेटी को दिया था। खुशी तो मुझे तब होगी जब मेरी बीवी अपने घर में एक जायनमाज, तस्बीह और अपना हुस्न अखलाक का नूर लाए। ताबिश ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामू नहीं माने, क्योंकि वो इतना महंगा और नफीस फर्नीचर रखते थे कि जिसके सामने इन सब की कोई औकात ही नहीं। आइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो इन्हें ज़बरदस्ती बैठाने लगा, जबकि वो थोड़ी देर पहले बड़ी मुश्किल से उठकर स्टेज के सहारे दनक का सामान लोड कर रहे थे। अब इसने एक फ़ाइल इनके सामने बढ़ाई तो वो कंफ्यूज थे। आपके बेटे की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। मामू, आपकी दुकान मैंने दोबारा तैयार करवाई है और कर्जदारों को इनकी सारी रकम दे चुका हूँ। मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए कोई ऐसी बात करके मेरा दिल मत दुखाइएगा। और कुछ कहने से पहले बोल पड़े मामू के पास जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए हों। जबकि दरवाजे के करीब खड़े अपनी आंखें नम साफ करती वो वहीं से पलट गई। इसके मामू ने इसके लिए बिल्कुल सही इंतखाब किया। वो तो सच में शहज़ादा था, जो अपनी शहज़ादी और इसके अपनों को हर मुसीबत को खुद पर हल कर लेता। ताबिश ने अंदर झांकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे दूर दूर तक वो कहीं नज़र नहीं आई। इस ऊंची आवाज़ में बोलाकर कल बारात ले आऊँगा, लेकिन अब वो इस बात का असर लेती हुई जानबूझकर अंदर छुपकर बैठी थी। रेहान ने कमरे में कदम रखा तो खुद अब नाक माहौल में इसका मुंसर देकर वो सब कुछ इग्नोर कर गया, यहाँ तक कि अपने बेड पर बैठते वजूद की खूबसूरती तक, और अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में गया। वापस कमरे में आया तो इसे बेड की बजाय सोफे पर बैठे देखा। वो कमरे की लाइट ऑफ करता खुद भी बेड पर लेट गया, लेकिन कब तक ऐसे रोते देखता। जब इसे हाया के रोने की आवाज़ आई, इसने उठकर लाइट ऑन की और इसके पास जाकर बैठा। प्लीज़ रोना बंद करो हाया, मेरे सामने इन सब ड्रामों का कोई मतलब नहीं। हकीकत ये है कि तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो और ये शादी सिर्फ एक समझौता है। हाया, जो हमने अपनों के लिए किया है, समझ सकता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ जानता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं। ये दर्द, ये तकलीफ़, सब कुछ इसी के नाम होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मोहब्बत तकलीफ़ देती है, दर्द देती है। मैं ये वक्त से गुजरा हूँ, ये तकलीफ़ सह चुका हूँ। मैं समझ सकता हूँ जिसे सारी ज़िंदगी चाहो वो जब आपसे दूर हो जाए तो तब क्या तकलीफ़ होती। लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए मुझे मज़ीद इस दर्द में मुब्तला ना करो। मुझे बार बार ये मत दिलवाओ कि जिस लड़की को मैंने दीवानगी की हद तक चाहा वो मेरे ही बेड पर, मेरे ही दुल्हन बन के, मेरे ही कमरे में किसी और के लिए रोए। खुदा के लिए बस करो, और कितना दर्द देना चाहती हो। नहीं बर्दाश्त कर रहा मैं हाया तुम्हें किसी और के लिए तड़पता देकर। मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, अब भी वक्त है। प्लीज़ मामा और बड़ी मामा को मना कर दो मेरे साथ चलने से।
वो हैरानगी से इसका चेहरा देख रही थी। इसकी नज़र में इसके आंसुओं को, इसकी तकलीफ सब वसी के लिए था, ना कि रेहान के लिए। वो कैसे बताती कि ये सब कुछ रेहान के लिए था। इसे अपने आंसू साफ करते देख रही थी, लेकिन कुछ कहने के लिए कुछ अल्फाज इसके पास मौजूद ही नहीं थे। वो लोग आज रात ही निकलने वाले थे, लेकिन सोबिया ने रात का सफ़र करने से मना किया और वो लोग सुबह जाने वाले थे। लेकिन रेहान ने इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। इसे यकीन था कि सोबिया और जायमा इसके साथ बेच कर ही दम लेंगे। बारात आ चुकी थी। ताबिश के दिए पैसों ने इन्होंने दनक की शादी का खाना और अपने कुछ दोस्तों के कर्ज उतारे, और शादी के बाद दुकान को भी दोबारा खोलने का इरादा रखते थे। वो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सच का बेटा था। इसने यासर को गिरते हुए थाम लिया। इसकी कमर की हड्डी अब शायद कभी भी ठीक ना होती, लेकिन ताबिश इसके लिए किसी मजबूत सहारे से कम ना था। इन्होंने दनक को बहुत मामूली जहेज दिया। इन सब में एक चीज़ थी जिसे वो सिर्फ इसके लिए बना कर लाए थे। देखिए ज़ियान भाई, आप भी, आपकी बेटी आज रुखसत होते जा रही है। इसे अपने सीने से लगाए इन्होंने वो तोहफ़ा इनके हवाले किया। ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर थी जिसे देखकर दनक जिसकी आंखों से आंसू मज़ीद बहने लगे। इसे हौसला देने के लिए ताबिश ज़रा सा आगे हुआ जब इसने वो तस्वीर ताबिश के सामने की, लेकिन इस तस्वीर को देखते जैसे आसमान इसके सर पर गिरा। वह हैरानगी से सब कुछ देख रहा था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस माहौल में इसे घुटन सी होने लगी। इसे लगता जैसे इसका सांस बंद हो जाएगा। रुखसी हो चुकी थी। दनक हमेशा के लिए ताबिश के घर आ चुकी थी। वो गाड़ी में भी बिल्कुल खामोश था जब दनक तस्वीर अपने सीने से लगाए मुसलसल रो रही थी। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि दनक को अपने सीने से लगाकर खामोश करवा सके। वो बस खामोश नज़रों से इसे देखता रहा। माजी एक बार फिर इसके सामने खड़ा हो गया, वो भी इसके मोहब्बत के रूप में। रुखसी के बाद वो दनक को घर तो ले आया, लेकिन खुद ना जाने कहाँ गायब हुआ। रस्में भी सारी वो अकेली ही अदा कर रही थी, लेकिन अब तक इसका कोई अता पता ही नहीं। रिजवान और ज़हरा के लबों पर बस एक ही सवाल कि वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। दनक ने सारी रस्में अकेले अदा की और मुसलसल इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन इसका फ़ोन बंद। वो तो खुद भी नहीं जानता था वो कहाँ आ गया, इसके साथ आखिर हो क्या गया। इतना खुश था वो शादी से, और अचानक इसका माजी इसके सामने आ गया। इसकी दनक इससे नफ़रत करती है, बेतहाशा नफ़रत। वो इसके माँ बाप का कातिल था, वो कातिल था। इसने दनक के वालिदैन को कत्ल किया। दनक इससे नफ़रत करती है। जिस लड़की को वो दीवानों तरह चाहता था, वो इसकी नफ़रत का शिकार हो चुका था। लेकिन इसको पता तो चल जाए वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं, मैं इसे कभी पता चलने नहीं दूंगा। लेकिन सच छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल इसे पता लग ही जाएगा। मैं इसे इतना प्यार दूंगा कि दुनिया का हर सच्चे प्यार मेरे प्यार के सामने झूठा पड़ जाएगा। सिर्फ मुझे सोचेगी, सिर्फ मुझे चाहेगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो सारी रात खौफ से जंग से लड़ता रहा, और इस वक्त कितना वो बेचैन था। दिल कर रहा था अपनी जान दे दे और इसे दनक की नफरत बर्दाश्त ना करनी पड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसे दनक को सच्चाई बतानी थी। हाँ, इसने सोच लिया था वो खुद इसको सब कुछ बताएगा, लेकिन अभी नहीं, तब जब वो हर तरह से इसे कबूल कर चुकी होगी, जब दनक के पास इसे दूर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। कहाँ थे तुम ताबिश? सारी रात हम तुम्हें फ़ोन करते रहे। इस तरह से कौन अपनी दुल्हन को छोड़ कर जाता है? सारी रात वो तुम्हारा रूम में बैठकर इंतज़ार करती रही। बाबा, वो दरअसल मेरे एक दोस्त को बहुत प्रॉब्लम थी। अगर इसके मसले की इसकी मदद नहीं करता तो शायद दोस्त कहलाने के काबिल नहीं कहलाता। आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। मैं समझ सकता हूँ मैंने जो किया वो गलत है। अभी दनक के पास जाकर सॉरी बोल दूँगा। शायद वो मुझसे नाराज़ होगी। रिजवान साहब से बहाना करते वो कमरे की जानिब गया, जहाँ इसके बेड पर वो अपना शरबाना मासूम हुस्न लिए गहरी नींद में सो रही थी। इसकी मासूमियत ताबिश को अपनी तरफ खींच रही थी, और वो कदम उठाता इसकी तरफ आया। ये इसकी शहजादी थी जिससे वो न जाने कितने सालों से ढूंढ रहा था। सॉरी मेरी जान, लेकिन आज जो गलती की है वो आइंदा कभी नहीं करूँगा। तुम्हारा इतना ख्याल रखूँगा जितना कोई नहीं समझ सकता। आई प्रॉमिस यू। इसके माथे पर लब रखकर उठकर वॉशरूम में बंद हो गया। वापस आया तो वो बेड पर बैठी रूठी रूठी सी आंखें मसल रही थी। ताबिश मुस्कुराते हुए इसके पास आया, इससे पहले कि वो उठकर बाहर चली जाती। यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। दोस्त मसले में था। अगर इसका मसला हल नहीं कर पाता तो बेचारे को बहुत बुरा लगता। तुम तो मेरी हो, अब सारी ज़िंदगी मेरे पास रहोगी। तुम तो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए तो आई एम रियली सॉरी।
नहीं ताबिश, आपने अपने दोस्त की मदद करके बहुत अच्छा किया। और इसके कानों तक जाते हाथों को थाम कर बोली, जिस पर ताबिश ने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे पता था तुम मेरी प्रॉब्लम को ज़रूर समझोगी, लेकिन अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम को समझो, वो रुमानी अंदाज में कहता इसके चेहरे पर झुकने लगा जब दनक ने इसे धक्का मारकर खुद से दूर किया। पहले मुंह दिखाई मेरी वो हाथ हिलाकर इसके सामने इस पर अपना हक मांग रही थी, जब ताबिश ने मुस्कुराते हुए साइड टेबल से एक सुरभ डब्बी निकाली जिसमें मौजूद 2 कीमती और नफीस कंगन देखकर दनक के लबों पर मुस्कुराहट आई। ये मेरे लिए? वो बेयकीनी से देखते हुए बोली। नहीं, ये मैं पहनने वाला हूँ, शरारत से कहता ताबिश ने दनक का हाथ थामते हुए इसके हाथ में कंगन पहनाए। अब इजाज़त है? वो इसकी थोड़ी को ऊपर करते हुए इसके लबों को देखते हुए बोला, जबकि दनक ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इसकी रजामंदी पर वो इसके चेहरे पर झुका ही था कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। दनक बीबी, ताबिश सर आपके नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर मामा और मामी जी भी आए हुए हैं। वो कह रही थी कि फ़ौरन बाहर आ जाएं। रिहान ने बहुत कोशिश की कि हम इसके साथ ना आएं, लेकिन फिर भी जामा और सोबिया ने इसके साथ बेच कर ही दम लिया। फ्लाइट में भी वो एक लफ्ज़ ना बोली, जबकि हाया थोड़ी देर में इससे कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुकम्मल सोने का ड्रामा कर रहा था। लेकिन हाया ने भी सोच लिया इस बात को तो इसे मना कर ही दम लेगी। इसने गलतियाँ की थी शायद बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपनी गलतियों का ज़लाल करना चाहती थी। रेहान के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी, जिसमें सिर्फ रेहान और किसी तीसरे की जगह ना बचे। इसे यकीन था कि बहुत जल्द ऐसा होगा। रेहान इसे घर छोड़कर न जाने कहाँ गायब हुआ। हाया ने न सिर्फ अपने घर को चमका रहा था, बल्कि इसकी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनकर इसके लिए इसकी पसंद का खाना भी तैयार किया था। रात के गहरे साए होने वाले थे तो इसे खौफ आने लगा, न जाने वो कहाँ रह गया। वो घर में अकेले थी। रेहान जैसे ही आया वो इसके गले पड़ गई। रेहान, आप कहाँ रह गए थे? जल्दी भी वापस आए, मुझे बहुत डर लगता है। वो सोचते हुए अभी ठहर रही थी जब घंटी की आवाज़ आई। खुदा का शुक्र है रेहान, आप आ गए। मेरे सामने ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं हाया, अपनी हद में रहो। और ये सब सिर्फ और सिर्फ माँ और छोटी माँ के लिए किया है। यहाँ आज़ाद हो, चाहे किसी के लिए भी आंसू बहाओ, किसी के साथ मर्जी रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाया अपनी आंखों से आंसू साफ करके इसके पीछे आई, जिस पे वो मज़ीद भड़क उठा। और हाया, मेरे पीछे आना बंद करो, तुम्हारा कमरा तुम्हें दिखा चुका हूँ, सो जाओ वहाँ जाकर। तो मैंने कहा था सुबह से भूखी बैठी रहो, खाना खाओ और सो जाओ, आज के बाद मेरा इंतज़ार ना करना। वो कहते हुए बाहर जाने का इशारा करने लगा। हाया जैसे ही भूत बनी खड़ी रही। उसे वहीं पर खड़ा देखकर इसे मज़ीद गुस्सा आया, जब अगली लम्हे रेहान ने इसका हाथ थामकर घसीटते हुए अपने साथ दूसरे कमरे में ले आया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारी ये ड्रामेबाजियाँ यही नहीं चलेंगी। लेकिन रेहान, अलग कमरे में? हाँ, अलग कमरे में। अगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं तो मैं अपने कमरे में जगह क्यों दूँ? थोड़ी देर के बाद जब वो अपना गुस्सा दरवाजे पर निकालता कमरे में बंद हो गया। हया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वलीमे की रस्म अदा हो चुकी थी। वो स्काई ब्लू लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अबरिश और बाबा भी वलीमे पर आए थे। अबरिश के काम तो यहाँ पर ऐसे शुरू थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या हुआ रानिया, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? इसे बुरी तरह से रोते देख कासिम परेशान हुआ। जब बड़े लम्हे अजीम साहब गुस्से से नज़र फेरते हुए तेज़ी से वहाँ से निकल गए। कासिम, कुछ ऐसा हो जाए कि बाबा मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह पर यकीन रखें, आप ही इंशाल्लाह सब ठीक होगा। रेहान तो नहीं है, लेकिन सोबिया थोड़ी देर के लिए वलीमे पर आई। रेहान के बिजनेस की वजह से इसे हर हाल में कल वापस जाना ही था। दनक, कहाँ हो तुम? वो इसे पूरे कमरे में तलाश कर रहा था, लेकिन न जाने वो कहाँ थी। वो अगले ही लम्हे ताबिश ने इसके हाथ थामकर इसे अपनी तरफ खींचा, जब वो पर्दे के पीछे से इसे खिलखिलाती हुई आवाज़ आई। तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो? हाँ, लेकिन ये तो तुम्हें पता ही है कि आज तुम्हें खुद से छुपने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराते हुए मायनी केस कहता हुआ इसके खूबसूरत सरापे पर एक नज़र डाल चुका था, जबकि वो इसके सीने से लगी आंखें मूंद चुकी थी। बाबा की चले जाने की वजह से यासर और ज़ैनब के साथ घर वापस आई तो अम्मी अपनी चादर ढूंढती बेयकीनी से फ़ोन कर रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अबरिश ने कहा। अबरिश, जल्दी चलो, तुम्हारे ताया अब्बू को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में हैं।
तुम्हारे अब्बा वहाँ पहुँच चुके हैं, शायद बचना मुमकिन नहीं। अम्मी ने कहते ही जल्दी से अपनी चादर ली, जबकि अब्रिश भी फ़ौरन मुंह धोती हुई सादे से कपड़े पहनकर फ़ौरन इनके साथ चल दी। रेहान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जबकि रेहान बार बार इसके कमरे की तरफ जा रहा था। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसके इंतज़ार में बैठी थी। वहाँ से भूखा वो इसे भूखा तो नहीं छोड़ सकता था, वो कितना भी इनकार कर ले, लेकिन मोहब्बत तो इस तरह से नहीं मरती। वो उठकर किचन में आया जहाँ खाना तैयार था। रेहान की पसंद की हर चीज़ थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया, लेकिन फिर वसी का ख्याल आया तो इसके लब बीच से गए। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया तो वो इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। वो ज़मीन पर बैठ के तेक लगाए शायद सो रही थी। चेहरे पर आंखों के मीठे मीठे निकीश थे। इसे खुद पर अफसोस हुआ, इस लड़की को कैसे वो तकलीफ दे सकता था। इस लड़के के लिए इसने अपने ख़ानदान की परवाह नहीं की। इसकी मोहब्बत तो चलो बाद में आती है, अपने माँ बाप की परवाह नहीं की। हाया उठो, खाना खा लो, वरन वो सर्द महरी से इसका कंधा उठाते हुए खुद बाहर जा चुका था, और वो भी फ़ौरन भागकर बाहर आई, जहाँ रेहान टेबल पर बैठा अपना खाना शुरू कर चुका था। वो दोनों अस्पताल पहुंचे तो बाबा और मोहसिन बाहर बैठे थे। ये खबर तो वो 2 दिन पहले ही इस तक पहुंच गई थी कि मोहसिन अपनी दुबई वाली बीवी को तलाक देकर वापस पाकिस्तान आ चुका है। वो भी बाबा के करीब जाकर बैठ गई, जो परेशान नज़र आ रहे थे। बाबा, आप फिक्र ना करें, ताया अबू ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने इनकी हालत बेहतर बताई। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? इसके बेजा से हाथ को थामते हुए कहा। मैं बुरी तरह से टूट चुका हूँ अजीम, जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। तुम्हारी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाऊंगा। मेरे बेटे ने मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये 3 माह मेरे बेटे ने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं अजीम। इस लड़की ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। 5-5 दिन मेरे बेटे ने खाने का एक नवाला नहीं खाया। इसकी हालत सोचकर तड़प उठता हूँ। तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती करने की सज़ा मिली, लेकिन अब और नहीं अजीम। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है, लेकिन मेरे मरने से पहले ये मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरे भाई वो अपनी हाथ बांधते हुए बोले, मुझे अब्रिश का रिश्ता दे दो मेरे भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। वो दनक को लेकर घर आया। आज रात की फ्लाइट थी और वो लोग लंदन जा रहे थे। सुबह उठते ही सबसे पहले घर आकर अब्रिश को ये बात बताई। अपने घर आने से पहले वो अब्रिश के घर ही गई। वहाँ जाकर इसके ताया अबू की तबीयत के बारे में पूछा, और थोड़ी देर इनके घर बैठने के बाद मामा और मामू के घर चली गई। ताबिश हर तरह से इसका ख्याल रख रहा था। इसने मामू और मामी से वादा किया था, लेकिन एक बात थी, इतनी वो रुखसती पर नहीं रोई जितना कि आज शायद वो इनसे दूर जाकर रो रही थी। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे। न जाने क्या बात थी, वो किसी से शेयर भी नहीं कर रहे थे। आखिर कब तक वो इसकी गलती की सज़ा इसे देते रहते। अब्रिश रानिया की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। सुबह जब इसने कासिम को बताया कि वो सारी रात रोती रही। इससे गलती हुई थी, वो अपनी गलती मानती थी और इस गलती की माफ़ी चाहती थी, लेकिन बाबा अपना दिल नरम क्यों नहीं कर रहे थे। इसने कमरे में कदम रखा तो बाबा खामोशी से बेड पर लेटे हुए थे। इनके करीब आकर इनकी दवाइयाँ निकालने लगे। अब्बू, क्या आप रानिया आप इसको सबको माफ़ नहीं कर सकते? इन मेडिसिन को देखते हुए बेबसी से बोली, और फिर बोले तो अब्रिश की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। तुम मोहसिन से शादी कर सकती हो। अब्रिश तुम्हारे ताया की आखिरी ख्वाहिश है। मोहसिन बदल चुका है, इसे अपनी गलती का एहसास है। बाबा ने इसके सामने शर्त रखी और बात ही ख़त्म कर दी, जिसका इसके पास जवाब ही नहीं। दरक हर लिहाज से मोहसिन से बेहतर था, लेकिन इसकी बहन जो दिन रात अपने बाप के लिए तड़पी थी, एक बार इसका बाप इसे माफ़ कर दे। मुझे मंजूर है, मोहसिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप रानिया आपी को वापस लाना होगा। अब्रिश अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, तो बाबा ने खुशी से इसे अपने सीने से लगा लिया। आखिर थी तो वो इनकी बेटी, कैसे इनकी बात टाल दी। इसे लगा तो था दनक को डर लगेगा फ्लाइट में, लेकिन वो तो ऐसे मज़े ले रही थी जैसे जहाज़ इसका घर हो। ताबिश को बहुत अफसोस हुआ। ताबिश बेचारा तो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि वो इसके सीने में मुँह छुपाएगी। दिन तेज़ी से गुजरते गए। हाया को यहाँ 1 हफ्ता गुजर चुका था। रेहान हर लिहाज से ऐसा ही था जैसे वो पहले था। इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के बाद वो इसे खुद यूनिवर्सिटी छोड़ता और वापस भी लेने आता। हाया का पढ़ाई से दिल उकता चुका था, लेकिन ये रेहान के बार बार कहने पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। वैसे भी वहाँ पर वो क्या कर रही थी, रेहान तो इसे मुंह तक नहीं लगाता था। रेहान के 1000 मना करने के बावजूद भी हाया बाज नहीं आती। अब तो जिस दिन रेहान लेटाता वो फ़ोन करके इसकी शिकायत सीधी जायमा सोबिया से लगाती, जिसकी बात डांट खाते ही वो वादा करता कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा।
जुम्मे को अबरीश का निकाह था। बाबा खुद रानिया को लेकर आए थे। रानिया की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन जब इसे पता चला कि अबरीश ने इन सब के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई तो इसे बहुत बुरा लगा। इसने कहा, जो कुछ हो रहा है होने दो, ये सब इसकी किस्मत में ऐसे ही लिखा है। वो मोहसिन से शादी करने के लिए वो खुद को बहुत हद तक तैयार कर चुकी थी। अबरीश ने ताबिश और दनक दोनों को दरक की ये बात बताने से मना किया। कासिम को भी वो नहीं चाहती थी कि वो दरक के सामने अब किसी भी अबरीश अजीम बनकर जाए। शायद इसके नसीब में अबरीश मोहसिन बनना ही लिखा था। मोहसिन को कबूल करना इसके बस के बाहर था, लेकिन करना था। वो रात को अपने कमरे में आकर बुरी तरह रोई। अभी मोहब्बत का एहसास ही था कि इसमें दिल में जगह ही ना बना पाया कि ये एहसास छुप सा गया था। अबरीश धड़कते हुए दिल के साथ छत पर गई, जहां वो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देखते ही मुस्कुराकर इसके पास आ गया। पहले काफ़ी देर सिर्फ देखता रहा। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अबरीश, लेकिन सच कहूँ तो इतनी हिम्मत ही नहीं। फिर इन सब के लिए मैंने एक दिन मुकर्रर किया। आखिर कभी ना कभी तो अपने दिल की बात तुम्हारे सामने खोलनी ही थी। वो मुस्कुराते हुए से देखकर बोला, जबकि अबरीश इसका बदला हुआ अंदाज और लहजा देखकर परेशान हो चुकी थी। तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ अबरीश, मेरे बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं, हर तरह का रिलेशनशिप रहा, लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया। पूरा का पूरा दरक खान बदल गया। वो मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन यही सच है अबरीश, मैं कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं रहा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आकर जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा कि मेरी सारी ज़िंदगी ही बदल गई। जब भी कुछ हराम करने जा रहा होता हूँ या किसी हराम चीज़ को छूने के बारे में सोचता हूँ तो तुम किसी फरिश्ते की तरह मेरे ख्यालों में आकर मुझे इस हराम काम करने से रोक लेती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे मिलने के बाद मैं एक नेक इंसान बन चुका हूँ। मैं वैसा हूँ, एक गुनाहगार दुनिया और आखिरत में दुनिया को छूने वाला, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ। अबरीश, यकीन करो, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में अपनी पुरानी रूटीन छोड़कर एक नई ज़िंदगी में कदम रखना चाहता हूँ। तुम मेरे इस कदम में मेरा साथ दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सफ़र में तुम मेरी हमसफ़र बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। लेकिन यकीन करो अबरीश, आज तक तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में कभी कोई गलत बात नहीं आई, एक भी कोई गलत सोच नहीं। तुम्हें देखते ही मैंने तुमसे शादी का इरादा किया। मैं जानता था कि मैं एक अच्छा इंसान हरगिज़ नहीं, तुम शायद एक अच्छे इंसान के ख्वाब देखती हो, तो मैं फेक इंसान को चुनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज रात कनाडा जा रहा हूँ। मेरी वापसी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद होगी। अबरीश, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से दो। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, कुछ उम्मीद देकर जाना चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करके मुझे एक नई ज़िंदगी देना चाहती हो। वो अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी इसके सामने करता ज़मीन पर बैठा। अबरीश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हाँ करे या ना। वो शख्स इसकी दुनिया में दस्तक देने वाला पहला इंसान था और वो इसे इनकार करके इसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन इसे यकीन था कि वो इन्हें मना लेगी। वो दरक से बहुत प्यार करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि अब्बू ने इसके लिए दरक को ही सोचा हो। इसके पास क्या था क्या नहीं, इससे अबरीश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हाल में जीने वाली लड़की थी। दरक ज़मीन पर बैठते ही इसके चेहरे के तासरात देखते इसके अंदर का हाल जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। दरक ने खुद ही इसका हाथ थामकर अपनी अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई। मैं 2 हफ्तों के बाद ताबिश और इसके वालदैन को तुम्हारे रिश्ते के लिए लाऊंगा, क्योंकि मेरे वालदैन अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं। मेरे माँ बाप की तलाक के बाद अलग अलग शादी कर चुके हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं और ना ही मेरी ज़िंदगी में इन लोगों की। तुम तैयार रहना, फ़िलहाल किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सब ठीक कर दूँगा। लेकिन जब मैं आऊँ तो तुम मुझे मेरे साथ खड़ी मिलो। वो मोहब्बत से इसके हाथ पर बोसा देता आहिस्ता से मंदिर से हट गया। अबरीश कितनी देर अकेली छत पर खड़ी अपना हाथ देखती रही। क्या इसने अंगूठी लेकर अच्छा किया? बहुत सारे सवाल इसके जहन में आ रहे थे, लेकिन अंगूठी को देखते ही शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। अब मज़ीद कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। क्या इन्होंने तुम्हें अंगूठी पहनाई? क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा इन्होंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया। दन्ना की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इसके हाथों में अंगूठी देखते ही कुछ समझ ही नहीं पाई।
अगर दुल्हन ना बनी होती तो यकीनन बंगड़ा डालना शुरू करती। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं किसके लिए इतनी अहम हूँ। लेकिन इन्होंने मुझे आई लव यू नहीं बोला। अचानक अब्रिश को याद आया, अब भी आई लव यू बोलने की गुंजाइश रहती है क्या? वो तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए अंगूठी पहनाई। दनक ने फ़ौरन इसकी बात की नफ़ी की तो वो फिर मुस्कुराई। वो कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँ तब ताबिश सर और इसकी फैमिली को लाएंगे रिश्ते के लिए। हाँ, ताबिश ने मुझे बताया था कि इनके वालिदैन की तलाक हो चुकी है और वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, इसलिए अब बाई को भी अपनी लाइफ में मसरूफ़ रहते हैं। हाँ, ताबिश ने मुझे बताया था कि इनके वालिदैन की तलाक हो चुकी है और वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, इसलिए अब बाई को भी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाना चाहिए। दनक इसे खुशी से कहते हुए इसे गले में बाजू डाले अब्रिश भी मुस्कुरा दी। पूरी महफिल में ना तो इसने हाया के चेहरे की तरफ देखा और ना ही इनके पास आया। वो तो ताबिश के साथ ही था और रेहान ने इसे इतनी अहमियत ही नहीं दी। अब बस इसे ज़हरा बेगम के साथ छोड़ दिया। आंटी ज़हरा ने इसका बहुत साथ दिया, हर जगह साथ साथ रखा और सबको अच्छे से मिलवाया, जबकि हाया का सारा ध्यान रेहान पर ही था। रेहान, भाभी कब से अकेली खड़ी है, तू यहाँ है, जा इसके पास। ज़हरा बेगम को काम में मसरूफ़ देखकर रेहान ने कहा, यार मुझे बहुत काम है, फजूल में अकेली खड़ी है, कम लोग हैं क्या? वो ये यहाँ किसी को जानती नहीं तो यकीनन किसी से बात कर रही होती। तुम भी बेवकूफ़ हो, ऐसी हरकतें कर रही हो, ये सारे काम होते रहेंगे, तुम जाओ भाभी के पास। ये क्या तरीका है हाया, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? रेहान, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, वो बेबसी से बोली, जबकि इसके लहजे की परवाह किए बगैर वो इसका हाथ थाम कर कुछ औरतों में ले गया जो सब तकरीबन रेहान को जानती थी। और जब रेहान ने कहा कि हाया इसकी बीवी है, सभी मुस्कुराकर ना सिर्फ देखने लगी बल्कि आगे पीछे की बातें करने लगी। तारुफ करवाना पड़ता है मिसिस, एक साइड पर खड़े हो जाने से कोई तुमसे आकर ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो। इसके कान में कहता वो वहाँ से चला गया और औरतों के साथ वो वाकई ही मसरूफ़ हो चुकी थी। सुबह उठते ही वलीमे की तकरीब शुरू हो गई। रेहान और हाया को आज रात ही यहाँ से निकलना था, इसलिए वलीमा सुबह के वक्त था। कल रात रेहान स्पेशल यासर और ज़ैनब का अपने वलीमे की दावत देकर आया और इसके असरार करने पर वो लोग भी आ गए, जबकि ताबिश की नज़र तो दनक से हट ही नहीं रही थी, जो ब्लैक कलर की साड़ी में इतनी हसीन लग रही थी। इसे कभी यकीन आता कि वो साड़ी जैसा लिबास संभाल पाएगी, लेकिन वो इसको इतने खूबसूरती से कैरी कर रही थी कि ताबिश का ध्यान हर तरफ से हटकर इसकी तरफ जा रहा था। दरक जा चुका था। अब्रिश की नज़रें इसे तलाश करने की कोशिश कर रही थी। जब ताबिश ने इसके कान में हल्के से आकर कहा वो जा चुका है, 2 हफ्ते के बाद हम सब तुम्हारे घर आएंगे, वो शरारती अंदाज में बोला, जबकि इसके इस कहने पर अब्रिश नज़र झुका गई। अपनी सहेली को कहना कि बहुत प्यारी लग रही हो, कल आ रही है हमेशा के लिए आपके पास, खुद ही कह लीजिएगा। क्या कह रहे हैं जनाब? दनक ने इसके कान में पूछा तो वो भी खिलकर हंसी। कह रहे थे बिल्कुल चुलेर लग रही हो, अब्रिश मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, तो खुद तो जैसे बहुत हैंडसम लग रहे हैं। इसने किसी की परवाह किए बगैर उसके पास कही, मैं तुम्हें चुड़ैल लग रही हूँ तो आप जिन लग रहे हैं, वो भी जकूटा जी। वो गुस्से से कहती पैर चटकती वापस अपनी जगह आ गई, जबकि ताबिश को समझ ही नहीं आया कि वो इसे जिन क्यों कह कर गई और ख़ुद को चुड़ैल क्यों कह रही थी, जबकि यही कारनामा जब इसने अब्रिश को बताया, इसकी हंसी इसका फवारा छूटते ही ताबिश को समझ आ गई। ये इसकी साली का ही कारनामा था जिस पर वो खुद भी हंस रही थी और दनक को भी गुस्सा दिला रही थी। सब लोग बुरी तरह से थक चुके थे। एक साथ 2 शादियाँ अटेंड करना भी आसान काम नहीं, लेकिन ताबिश और रेहान ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। कासिम ने भी खूब साथ दिया। मामू, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? अगर समझते हैं तो ये सब क्या है? मैं ये सब कुछ लेकर नहीं जाना चाहता। अगर आप अपनी दनक को कुछ देना ही चाहते हैं तो वो दे जो हमारे रसूल ने अपनी बेटी को दिया था। खुशी तो मुझे तब होगी जब मेरी बीवी अपने घर में एक जायनमाज, तस्बीह और अपना हुस्न अखलाक का नूर लाए। ताबिश ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामू नहीं माने, क्योंकि वो इतना महंगा और नफीस फर्नीचर रखते थे कि जिसके सामने इन सब की कोई औकात ही नहीं। आइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो इन्हें ज़बरदस्ती बैठाने लगा, जबकि वो थोड़ी देर पहले बड़ी मुश्किल से उठकर स्टेज के सहारे दन्ना का सामान लोड कर रहे थे। अब इसने एक फ़ाइल इनके सामने बढ़ाई तो वो कंफ्यूज थे। आपके बेटे की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट।
मामू, आपकी दुकान मैंने दोबारा तैयार करवाई है और कर्जदारों को इनकी सारी रकम दे चुका हूँ। मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए कोई ऐसी बात करके मेरा दिल मत दुखाइएगा। और कुछ कहने से पहले बोल पड़े मामू के पास जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए हों। जबकि दरवाजे के करीब खड़े अपनी आंखें नम साफ करती वो वहीं से पलट गई। इसके मामू ने इसके लिए बिल्कुल सही इंतखाब किया। वो तो सच में शहज़ादा था जो अपनी शहज़ादी और इसके अपनों को हर मुसीबत को खुद पर हल कर लेता। ताबिश ने अंदर झांकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे दूर दूर तक वो कहीं नज़र नहीं आई। इस ऊंची आवाज़ में बोलाकर कल बारात ले आऊँगा, लेकिन अब वो इस बात का असर लेती हुई जानबूझकर अंदर छुपकर बैठी थी। रेहान ने कमरे में कदम रखा तो खुद अब नाक माहौल में इसका मंजर देखकर वो सब कुछ इग्नोर कर गया, यहाँ तक कि अपने बेड पर बैठते वजूद की खूबसूरती तक, और अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में गया। वापस कमरे में आया तो इसे बेड की बजाय सोफे पर बैठे देखा। वो कमरे की लाइट ऑफ करता खुद भी बेड पर लेट गया, लेकिन कब तक ऐसे रोते देखता। जब इसे हाया के रोने की आवाज़ आई, इसने उठकर लाइट ऑन की और इसके पास जाकर बैठा। प्लीज़ रोना बंद करो हाया, मेरे सामने इन सब ड्रामों का कोई मतलब नहीं। हकीकत यह है कि तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो और ये शादी सिर्फ एक समझौता है। हाया, जो हमने अपनों के लिए किया है, समझ सकता हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ जानता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं, ये दर्द, ये तकलीफ़, सब कुछ इसी के नाम होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मोहब्बत तकलीफ़ देती है, दर्द देती है। मैं ये वक्त से गुजरा हूँ, ये तकलीफ़ सह चुका हूँ। मैं समझ सकता हूँ जिसे सारी ज़िंदगी चाहो वो जब आपसे दूर हो जाए तो तब क्या तकलीफ़ होती। लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए मुझे मज़ीद इस दर्द में मुबतला ना करो। मुझे बार बार ये मत दिलवाओ कि जिस लड़की को मैंने दीवानगी की हद तक चाहा वो मेरे ही बेड पर मेरे ही दुल्हन बन के मेरे ही कमरे में किसी और के लिए रोए। खुदा के लिए बस करो, और कितना दर्द देना चाहती हो। नहीं बर्दाश्त कर रहा मैं हाया तुम्हें किसी और के लिए तड़पता देकर। मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, अब भी वक्त है। प्लीज़ मामा और बड़ी मामा को मना कर दो मेरे साथ चलने से। वो हैरानगी से इसका चेहरा देख रही थी। इसकी नज़र में इसके आंसुओं को, इसकी तकलीफ़ सब वसी के लिए था, ना कि रेहान के लिए। वो कैसे बताती कि यह सब कुछ रेहान के लिए था। इसे अपने आंसू साफ करते देख रही थी, लेकिन कुछ कहने के लिए कुछ अल्फाज इसके पास मौजूद ही नहीं थे। वो लोग आज रात ही निकलने वाले थे, लेकिन सोबिया ने रात का सफ़र करने से मना किया और वो लोग सुबह जाने वाले थे। लेकिन रेहान ने इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। इसे यकीन था कि सोबिया और जायमा इसके साथ बेच कर ही दम लेंगे। बारात आ चुकी थी। ताबिश के दिए पैसों ने इन्होंने दनक की शादी का खाना और अपने कुछ दोस्तों के कर्ज उतारे, और शादी के बाद दुकान को भी दोबारा खोलने का इरादा रखते थे। वो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सच का बेटा था। इसने यासर को गिरते हुए थाम लिया। इसकी कमर की हड्डी अब शायद कभी भी ठीक ना होती, लेकिन ताबिश इसके लिए किसी मजबूत सहारे से कम ना था। इन्होंने दनक को बहुत मामूली जहेज़ दिया। इन सब में एक चीज़ थी जिसे वो सिर्फ इसके लिए बना कर लाए थे। देखिए ज़ियान भाई, आप भी, आपकी बेटी आज रुखसत होते जा रही है। इसे अपने सीने से लगाए इन्होंने वो तोहफ़ा इनके हवाले किया। ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर थी जिसे देखकर दनक जिसकी आंखों से आंसू मज़ीद बहने लगे। इसे हौसला देने के लिए ताबिश ज़रा सा आगे हुआ जब इसने वो तस्वीर ताबिश के सामने की, लेकिन इस तस्वीर को देखते जैसे आसमान इसके सर पर गिरा। वह हैरानगी से सब कुछ देख रहा था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस माहौल में इसे घुटन सी होने लगी। इसे लगता जैसे इसका सांस बंद हो जाएगा। रुखसी हो चुकी थी। दनक हमेशा के लिए ताबिश के घर आ चुकी थी। वो गाड़ी में भी बिल्कुल खामोश था जब दनक तस्वीर अपने सीने से लगाए मुसलसल रो रही थी। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि दनक को अपने सीने से लगाकर खामोश करवा सके। वो बस खामोश नज़रों से इसे देखता रहा। माजी एक बार फिर इसके सामने खड़ा हो गया, वो भी इसके मोहब्बत के रूप में। रुखसी के बाद वो दनक को घर तो ले आया, लेकिन खुद ना जाने कहाँ गायब हुआ। रस्में भी सारी वो अकेली ही अदा कर रही थी, लेकिन अब तक इसका कोई अता पता ही नहीं। रिजवान और ज़हरा के लबों पर बस एक ही सवाल कि वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। दनक ने सारी रस्में अकेले अदा की और मुसलसल इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन इसका फ़ोन बंद। वो तो खुद भी नहीं जानता था वो कहाँ आ गया, इसके साथ आखिर हो क्या गया। कितना खुश था वो शादी से, और अचानक इसका माजी इसके सामने आ गया। इसकी दनक इससे नफ़रत करती है, बेतहाशा नफ़रत।
वो इसके माँ बाप का कातिल था, वो कातिल था। इसने दनक के वालिदैन को कत्ल किया। दनक इससे नफरत करती है। जिस लड़की को वो दीवानों तरह चाहता था वो इसकी नफरत का शिकार हो चुका था। लेकिन इसको पता तो चल जाए वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं, मैं इसे कभी पता न चलने नहीं दूंगा। लेकिन सच छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल इसे पता लग ही जाएगा। मैं इसे इतना प्यार दूंगा कि दुनिया का हर सच्चे प्यार मेरे प्यार के सामने झूठा पड़ जाएगा। सिर्फ मुझे सोचेगी, सिर्फ मुझे चाहेगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो सारी रात खौफ से जंग से लड़ता रहा और इस वक्त कितना वो बेचैन था। दिल कर रहा था अपनी जान दे दे और इसे दन्नक की नफरत बर्दाश्त ना करनी पड़े। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसे दन्नक को सच्चाई बतानी थी। हाँ, इसने सोच लिया था वो खुद इसको सब कुछ बताएगा। लेकिन अभी नहीं, तब जब वो हर तरह से इसे कबूल कर चुकी होगी। जब दन्नक के पास इसे दूर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। कहाँ थे तुम ताबिश? सारी रात हम तुम्हें फ़ोन करते रहे। इस तरह से कौन अपनी दुल्हन को छोड़ कर जाता है? सारी रात वो तुम्हारा रूम में बैठकर इंतज़ार करती रही। बाबा, वो दरअसल मेरे एक दोस्त को बहुत प्रॉब्लम थी। अगर इसके मसले की इसकी मदद नहीं करता तो शायद दोस्त कहलाने के काबिल नहीं कहलाता। आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। मैं समझ सकता हूँ मैंने जो किया वो गलत है। अभी दनक के पास जाकर सॉरी बोल दूँगा। शायद वो मुझसे नाराज़ होगी। रिजवान साहब से बहाना करते वो कमरे की जानिब गया जहाँ इसके बेड पर वो अपना शारबाना मासूम हुस्न लिए गहरी नींद में सो रही थी। इसकी मासूमियत ताबिश को अपनी तरफ खींच रही थी और वो कदम उठाता इसकी तरफ आया। ये इसकी शहजादी थी जिससे वो न जाने कितने सालों से ढूंढ रहा था। सॉरी मेरी जान, लेकिन आज जो गलती की है वो आइंदा कभी नहीं करूँगा। तुम्हारा इतना ख्याल रखूँगा जितना कोई नहीं समझ सकता। आई प्रॉमिस यू। इसके माथे पर लप रखकर उठकर वॉशरूम में बंद हो गया। वापस आया तो वो बेड पर बैठी रूठी रूठी सी आंखें मसल रही थी। ताबिश मुस्कुराते हुए इसके पास आया, इससे पहले कि वो उठकर बाहर चली जाती। यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। दोस्त मसले में था। अगर इसका मसला हल नहीं कर पाता तो बेचारे को बहुत बुरा लगता। तुम तो मेरी हो, अब सारी ज़िंदगी मेरे पास रहोगी। तुम तो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए तो आई एम रियली सॉरी। नहीं ताबिश, आपने अपने दोस्त की मदद करके बहुत अच्छा किया। और इसके कानों तक जाते हाथों को थाम कर बोली, जिस पर ताबिश ने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे पता था तुम मेरी प्रॉब्लम को ज़रूर समझोगी, लेकिन अब मेरी दूसरी प्रॉब्लम को समझो। वो रुमानी अंदाज में कहता इसके चेहरे पर झुकने लगा जब दनक ने इसे धक्का मारकर खुद से दूर किया। पहले मुंह दिखाई मेरी, वो हाथ हिलाकर इसके सामने इस पर अपना हक मांग रही थी। जब ताबिश ने मुस्कुराते हुए साइड टेबल से एक सुरभ डब्बी निकाली जिसमें मौजूद 2 कीमती और नफीस कंगन देखकर दनक के लबों पर मुस्कुराहट आई। ये मेरे लिए? वो बेयकीनी से देखते हुए बोली। नहीं, ये मैं पहनने वाला हूँ, शरारत से कहता ताबिश ने दनक का हाथ थामते हुए इसके हाथ में कंगन पहनाए। अब इजाज़त है। वो इसकी थोड़ी को ऊपर करते हुए इसके लबों को देखते हुए बोला, जबकि दनक ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इसकी रजामंदी पर वो इसके चेहरे पर झुका ही था कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। दनक बीबी, ताबिश सर आपके नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर मामा और मामी जी भी आए हुए हैं। वो कह रही थी कि फ़ौरन बाहर आ जाएं। रिहान ने बहुत कोशिश की कि हम इसके साथ ना आएं, लेकिन फिर भी जामा और सोबिया ने इसके साथ बेचकर ही दम लिया। फ्लाइट में भी वो एक लफ्ज़ ना बोली, जबकि हाया थोड़ी देर में इससे कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुकम्मल सोने का ड्रामा कर रहा था। लेकिन हाया ने भी सोच लिया इस बात को तो इसे मनाकर ही दम लेगी। इसने गलतियाँ की थी शायद बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपनी गलतियों का ज़लाल करना चाहती थी। रेहान के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी जिसमें सिर्फ रेहान और किसी तीसरे की जगह ना बचे। इसे यकीन था कि बहुत जल्द ऐसा होगा। रेहान इसे घर छोड़कर न जाने कहाँ गायब हुआ। हाया ने न सिर्फ अपने घर को चमका रहा था, बल्कि इसकी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनकर इसके लिए इसकी पसंद का खाना भी तैयार किया था। रात के गहरे साए होने वाले थे तो इसे खौफ आने लगा। न जाने वो कहाँ रह गया। वो घर में अकेले थी। रेहान जैसे ही आया वो इसके गले पड़ गई। रेहान, आप कहाँ रह गए थे? जल्दी भी वापस आए, मुझे बहुत डर लगता है। वो सोचते हुए अभी ठहर रही थी जब घंटी की आवाज़ आई। खुदा का शुक्र है रेहान, आप आ गए। मेरे सामने ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। हाया, अपनी हद में रहो। और ये सब सिर्फ और सिर्फ माँ और छोटी माँ के लिए किया है। यहाँ आज़ाद हो, चाहे किसी के लिए भी आंसू बहाओ, किसी के साथ मर्जी रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हाया अपनी आंखों से आंसू साफ करके इसके पीछे आई, जिस पे वो मज़ीद भड़क उठा। और हाया, मेरे पीछे आना बंद करो, तुम्हारा कमरा तुम्हें दिखा चुका हूँ, सो जाओ वहाँ जाकर। तो मैंने कहा था सुबह से भूखी बैठी रहो, खाना खाओ और सो जाओ, आज के बाद मेरा इंतज़ार ना करना। वो कहते हुए बाहर जाने का इशारा करने लगा। हाया जैसे ही भूत बनी खड़ी रही। खड़ा देखकर उसे वहीं पर खड़ा देखकर इसे मज़ीद गुस्सा आया, जब अगली लम्हे रेहान ने इसका हाथ थामकर घसीटते हुए अपने साथ दूसरे कमरे में ले आया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारी ये ड्रामेबाजियाँ यहीं नहीं चलेंगी। लेकिन रेहान, अलग कमरे में? हाँ, अलग कमरे में। अगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं तो मैं अपने कमरे में जगह क्यों दूँ? थोड़ी देर के बाद जब वो अपना गुस्सा दरवाजे पर निकालता कमरे में बंद हो गया, हया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वलीमे की रस्म अदा हो चुकी थी। वो स्काई ब्लू लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब्रिश और बाबा भी वलीमे पर आए थे। अब्रिश के काम तो यहाँ पर ऐसे शुरू थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या हुआ रानिया, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? इसे बुरी तरह से रोते देख कासिम परेशान हुआ। जब बड़े लम्हे अजीम साहब गुस्से से नज़र फेरते हुए तेज़ी से वहाँ से निकल गए। कासिम, कुछ ऐसा हो जाए कि बाबा मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह पर यकीन रखें, आप ही इंशाल्लाह सब ठीक होगा। रेहान तो नहीं है, लेकिन सोबिया थोड़ी देर के लिए वलीमे पर आई। रेहान के बिजनेस की वजह से इसे हर हाल में कल वापस जाना ही था। दनक, कहाँ हो तुम? वो इसे पूरे कमरे में तलाश कर रहा था, लेकिन न जाने वो कहाँ थी। वो अगले ही लम्हे ताबिश ने इसके हाथ थामकर इसे अपनी तरफ खींचा, जब वो पर्दे के पीछे से इसे खिलखिलाती ही आवाज़ आई। तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो? हाँ, लेकिन ये तो तुम्हें पता ही है कि आज तुम्हें खुद से छुपने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराते हुए मायनी केस कहता हुआ इसके खूबसूरत सरापे पर एक नज़र डाल चुका था, जबकि वो इसके सीने से लगी आंखें मूंद चुकी थी। बाबा की चले जाने की वजह से यासर और ज़ैनब के साथ घर वापस आई तो अम्मी अपनी चादर ढूंढती बेयकीनी से फ़ोन कर रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अब्रिश ने कहा। अब्रिश, जल्दी चलो, तुम्हारे ताया अब्बू को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में हैं। तुम्हारे अब्बा वहाँ पहुँच चुके हैं, शायद बचना मुमकिन नहीं। अम्मी ने कहते ही जल्दी से अपनी चादर ली, जबकि अब्रिश भी फ़ौरन मुँह धोती हुई सादे से कपड़े पहनकर फ़ौरन इनके साथ चल दी। रेहान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जबकि रेहान बार बार इसके कमरे की तरफ जा रहा था। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसके इंतज़ार में बैठी थी। वहाँ से वो इसे भूखा तो नहीं छोड़ सकता था। वो कितना भी इनकार कर ले, लेकिन मोहब्बत तो इस तरह से नहीं मरती। वो उठकर किचन में आया, जहाँ खाना तैयार था। रेहान की पसंद की हर चीज़ थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया, लेकिन फिर वसी का ख्याल आया तो इसके लब बीच से गए। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया तो वो इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। वो ज़मीन पर बैठ के तेक लगाए शायद सो रही थी। चेहरे पर आंखों के मीठे मीठे नकीश थे। इसे खुद पर अफसोस हुआ, इस लड़की को कैसे वो तकलीफ़ दे सकता था। इस लड़के के लिए इसने अपने ख़ानदान की परवाह नहीं की। इसकी मोहब्बत तो चलो बाद में आती है, अपने माँ बाप की परवाह नहीं की। हाया, उठो, खाना खा लो, वरन वो सर्द महरी से इसका कंधा उठाते हुए खुद बाहर जा चुका था, और वो भी फ़ौरन भागकर बाहर आई, जहाँ रेहान टेबल पर बैठा अपना खाना शुरू कर चुका था। वो दोनों अस्पताल पहुँचे तो बाबा और मोहसिन बाहर बैठे थे। ये खबर तो वो 2 दिन पहले ही इस तक पहुँच गई थी कि मोहसिन अपनी दुबई वाली बीवी को तलाक देकर वापस पाकिस्तान आ चुका है। वो भी बाबा के करीब जाकर बैठ गई, जो परेशान नज़र आ रहे थे। बाबा, आप फिक्र ना करें, ताया अबू ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने इनकी हालत बेहतर बताई। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? इसके बेजा से हाथ को थामते हुए कहा। मैं बुरी तरह से टूट चुका हूँ अजीम, जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। तुम्हारी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाऊंगा। मेरे बेटे ने मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये 3 माह मेरे बेटे ने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं अजीम। इस लड़की ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। 5-5 दिन मेरे बेटे ने खाने का एक नवाला नहीं खाया। इसकी हालत सोचकर तड़प उठता हूँ। तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती करने की सज़ा मिली, लेकिन अब और नहीं अजीम। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है, लेकिन मेरे मरने से पहले ये मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरे भाई वो अपने हाथ बांधते हुए बोले, मुझे अब्रिश का रिश्ता दे दो मेरे भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। वो धनक को लेकर घर आया। आज रात की फ्लाइट थी और वो लोग लंदन जा रहे थे। सुबह उठते ही सबसे पहले घर आकर अब्रिश को ये बात बताई। अपने घर आने से पहले वो अब्रिश के घर ही गई। वहाँ जाकर इसके ताया अबू की तबीयत के बारे में पूछा और
इनके घर बैठने के बाद मामा और मामू के घर चली गई। ताबिश हर तरह से इसका ख्याल रख रहा था। इसने मामू और मामी से वादा किया था, लेकिन एक बात थी, इतनी वो रुखसती पर नहीं रोई जितना कि आज शायद वो इनसे दूर जाकर रो रही थी। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे, न जाने क्या बात थी, वो किसी से शेयर भी नहीं कर रहे थे। आखिर कब तक वो इसकी गलती की सज़ा इसे देते रहते। अब्रिश रानिया की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। सुबह जब इसने कासिम को बताया कि वो सारी रात रोती रही। इससे गलती हुई थी, वो अपनी गलती मानती थी और इस गलती की माफ़ी चाहती थी, लेकिन बाबा अपना दिल नरम क्यों नहीं कर रहे थे। इसने कमरे में कदम रखा तो बाबा खामोशी से बेड पर लेटे हुए थे। इनके करीब आकर इनकी दवाइयाँ निकालने लगे। अब्बू क्या आप रानिया आपी को सबको माफ़ नहीं कर सकते? इन मेडिसिन को देखते हुए बेबसी से बोली और फिर बोले तो अब्रिश की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। तुम मोहसिन से शादी कर सकती हो, अब्रिश तुम्हारे ताया की आखिरी ख्वाहिश है। मोहसिन बदल चुका है, इसे अपनी गलती का एहसास है। बाबा ने इसके सामने शर्त रखी और बात ही ख़त्म कर दी, जिसका इसके पास जवाब ही नहीं। दरक हर लिहाज से मोहसिन से बेहतर था, लेकिन इसकी बहन जो दिन रात अपने बाप के लिए तड़पी थी, एक बार इसका बाप इसे माफ़ कर दे। मुझे मंजूर है, मोहसिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप रानिया आपी को वापस लाना होगा। अब्रिश अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली तो बाबा ने खुशी से इसे अपने सीने से लगा लिया। आखिर थी तो वो इनकी बेटी, कैसे इनकी बात टाल दी। इसे लगा तो था दनक को डर लगेगा फ्लाइट में, लेकिन वो तो ऐसे मज़े ले रही थी जैसे जहाज़ इसका घर हो। ताबिश को बहुत अफसोस हुआ। ताबिश बेचारा तो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि वो इसके सीने में मुँह छुपाएगी। दिन तेज़ी से गुजरते गए। हाया को यहाँ एक हफ्ता गुजर चुका था। रेहान हर लिहाज से ऐसा ही था जैसे वो पहले था। इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के बाद वो इसे खुद यूनिवर्सिटी छोड़ता और वापस भी लेने आता। हाया का पढ़ाई से दिल उकता चुका था, लेकिन ये रेहान के बार बार कहने पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। वैसे भी वहाँ पर वो क्या कर रही थी, रेहान तो इसे मुंह तक नहीं लगाता था। रेहान के हज़ार मना करने के बावजूद भी हाया बाज नहीं आती। अब तो जिस दिन रेहान लिटाता वो फ़ोन करके इसकी शिकायत सीधी जायमा सोबिया से लगाती, जिसकी बात डांट खाते ही वो वादा करता कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। जुम्मे को अब्रिश का निकाह था। बाबा खुद रानिया को लेकर आए थे। रानिया की खुशी का कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन जब इसे पता चला कि अब्रिश ने इन सब के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई तो इसे बहुत बुरा लगा। इसने कहा जो कुछ हो रहा है होने दो, ये सब इसकी किस्मत में ऐसे ही लिखा है। वो मोहसिन से शादी करने के लिए वो खुद को बहुत हद तक तैयार कर चुकी थी। अब्रिश ने ताबिश और दनक दोनों को दरक की ये बात बताने से मना किया। कासिम को भी वो नहीं चाहती थी कि वो दरक के सामने अब किसी भी अब्रिश अजीम बनकर जाए। शायद इसके नसीब में अब्रिश मोहसिन बनना ही लिखा था। मोहसिन को कबूल करना इसके बस के बाहर था, लेकिन करना था। वो रात को अपने कमरे में आकर बुरी तरह रोई। अभी मोहब्बत का एहसास ही था कि इसमें दिल में जगह ही ना बना पाया कि ये एहसास छुप सा गया था।